नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करूंगी जो हमसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की जानी मानी अदाकारा और खास तौर पर बहुत ही अच्छी लेखिका, बहुत ही अच्छी राइटर और बहुत ही बेहतरीन इंसान। स्वागत करती हूँ समता सागर जी का। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ काजल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही स्वागत करना चाहूंगी आपका रूबरू के इस मंच पर। और जैसा कि हमारा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आपकी, जो हमारी यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हमें देखेंगे इस शो के दौरान, तो उनके लिए जो आपकी जो जर्नी रही है इस कला के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी आप हमसे वो साझा करें। काजल, मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मैं ऐसा कर पाई हूँ अभी। लेकिन हाँ, फिर भी जो मतलब जो भी थोड़ा बहुत कुछ आता है, सीखा है, सीख ही रहे हैं। तो वो तो शुरुआत भोपाल से हुई और भोपाल में मतलब मैं तो मानती नहीं हूँ कि किसी भी जो चाहे वो रंगमंच हो या कोई भी कला हो, कोई भी विधा हो, उसकी जो शुरुआत है वो हम वहीं से शुरू करते हैं कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं या कहीं गए हैं वहां से शुरू करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उसकी शुरुआत आपके जन्म के साथ ही मतलब हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत बचपन से ही जो कुछ भी सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही सिखारू एक नया शब्द मेरे अंदर से निकल रहा है कि मैं बहुत सीखने वाली रही हमेशा से। मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा और मुझे बड़ा मजा आता है असल में जीवन जीने में। मुझे इतना रस मिलता है। तो जब आपको किसी चीज में बहुत रस मिलता है तो आपको अपने आप सीखने लगते हो चीजों को, या आपको अभ्यास की आदत पड़ जाती है क्योंकि आप वो रस बार बार लेना चाहते हो। तो मैं किसी विधा में कुछ पारंगत हो गई या कुछ कर लिया, वो नहीं। बस मुझे जीवन जीने में बहुत मजा आता है। फिर उसमें रास्ते में जो काम आ जाते हैं वो करती रहती हूँ। इसके अलावा जो एक आपकी जो व्यवहारिक ट्रेनिंग या जहाँ से आप सीखते हो, वो भोपाल में एक बहुत अच्छा ग्रुप है, रंग विदूषक बंसी कौल, जो हमारे गुरु हैं, दादा हैं। तो उनके साथ मैंने काफी सालों तक मैं रेपेट्री में रही और मैंने काफी सारे प्लेस किए। तो बस यहाँ से फिर शुरुआत हुई और चलती आ रही है अभी तक। तो ये तो आपकी रंगमंच की शुरुआत हुई और इसके अलावा आप एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं। अगर मैं बात करती हूँ, मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्ले है, मेरे बहुत सारे फेवरेट प्लेस हैं लेकिन मेरा बहुत ही फेवरेट प्ले है और उसको मैंने बहुत बार देखा है। जब जब मुझे मौका मिला है मैंने इसको देखा है, उसको रिकॉर्ड किया है। जाना था रोशनपुरा। बहुत ही जी जी खूबसूरत प्ले, बहुत ही खूबसूरत प्ले आपका लिखा हुआ। जी तो जी जी जी। किस तरह से इतना खूबसूरत प्ले आइडिया और किस तरह से, क्या मैं चाहूंगी वो आपसे अपनी सोच हमसे साझा कीजिए। बहुत ही खूबसूरत। असल में मुझे हमेशा मतलब जब मैं अपने आसपास देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, और वो बहुत जल्दी चीजों में या बातों में या जो भी घटनाएं होती हैं उनमें बहुत गंभीर हो जाते हैं और जीवन को बहुत बड़ा दुख बना लेते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें ठीक है कि जीवन से मतलब मृत्यु बहुत दुखद होती है, और मैं तो खुद अपने पिता के बाद बहुत मुश्किल से उस सब से निकल पाई और अभी भी पूरी तरह से नहीं निकल पाई। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जीवन जो है वो मृत्यु से भी बड़ा होता है और उसको बहुत ही मजे में और मतलब हर दुख में भी एक कुछ सुख छुपा होता है, क्योंकि उस दुख को जब हम पीते हैं, उसको जब महसूस करते हैं, तो वो भी चूंकि हम कुछ महसूस कर रहे हैं, तो महसूस करना अपने आप में एक बहुत अच्छी मतलब एक फीलिंग होती है। जब आप किसी भी चीज में अपने अंदर जाते हैं, अपने में डूबते हैं, वो डूबना बहुत अच्छा होता है। तो उसको अगर थोड़े मजे के साथ और बहुत सहजता और सरलता के साथ किया जाए तो जीवन आसान हो जाता है, भारी नहीं लगता है। तो वही मैंने कोशिश की थी जाना था रोशनपुरा में लिखने की, कि जीवन को हंसते हुए जियो। इतना भारी बना के और इतना वो मतलब
उसको बिल्कुल बोझा लेके जीने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं हैं वो असल में अब और ज्यादा हैं हमारे साथ, हम में हैं, और पहले तो वो एक हमारे सामने दिखते थे, हमारे आसपास दिखते थे, अब हम में हो गए हैं। तो एक तरह से मैं खुद को ही दिलासा दे रही थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत, मेरे पिता का ना होना बहुत बड़ा, मतलब एक क्या बोलूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीऊंगी उनके बाद। तो एक तरह से ये मैंने अपने को जो जाना था रोशनपुरा, वो मैंने खुद को दिलासा दिया है कि जीवन को ऐसे जिया जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत अंदर से निकला हुआ नाटक है, जो मैंने बहुत दिल से लिखा था, इसलिए वो सबको बहुत अच्छा भी लगता है। क्या बात, कितनी खूबसूरत सोच। और इससे शायद मैं कहीं ना कहीं, आपने इतनी खूबसूरत बात कही, मैं खुद शायद कहीं से रिलेट कर रही हूँ। जो आपने अपने बाबा के बारे में बात कही, वही मुझ पर भी लागू होती है कि मेरे बाबा, मेरे पापा मेरे गुरु रहे हैं। उनको जम्मू कश्मीर में भीष्म पितामह कहा जाता है रंगमंच का। वो भी जब चले गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ कि मैं कैसे जी रहूंगी। और बहुत खूबसूरत, मैं इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ। और जी जी विनीता जी। जी हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिसमें से विनीता जी हैं। वो अच्छा। लिख रही हैं कि आप आकाशवाणी से हैं। वो लिखती हैं कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, और आपका जो सीरियल है गुड़िया हमारी सब पे भारी, बहुत ही खूबसूरत। क्या कहेंगी आप, जी क्या कहेंगी इस सीरियल के बारे में? आप ही का लिखा हुआ आ, है? जी जी जी, मेरा ही लिखा हुआ है। एक तो विनीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत, एक मिनट, ये थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसको ठीक कर लूं, है ना, एक मिनट। हाँ, विनीता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो देखती हैं। और ये जो है गुड़िया हमारी सभी पे भारी, असल में मैंने एक नाटक ही लिखा था, गुड़िया की शादी, जो कि आप देख भी सकते हैं, वो टाटा थिएटर पे और Zee5 पे सब जगह आप देख सकते हैं। असल में ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने शादी से ठीक एक दिन पहले अपनी भौं उड़ा ली। तो मतलब जो फेयरनेस क्रीम, चूंकि वो काली थोड़ा रंग, और हमारे समाज में रंग को लेके एक बड़ा ही वो रहता है कि भाई गोरा है, तो उस लड़की को भी बेचारी को दी गई क्रीम, और उसने फेयरनेस क्रीम की जगह हेयर रिमूविंग क्रीम लगा ली, और उसकी भौं उड़ गई। और फिर उस भौं उड़ने पर उसने उस पूरी समस्या को किस तरह से हैंडल किया, और हमें समझ में आया कि उसके लिए बाहरी सुंदरता है वो कोई मायने ही नहीं रखती है। मतलब उसकी भौं भी उड़ जाती है तो वो बोलती है कि अरे मतलब भौं उड़ी है ना बाबूजी, तुम्हारी भी तो मूछ है, तुम डेली शेव करते हो, आ जाती है ना, आ जाएगी। तो वो एक खूबसूरत सा नाटक था जिसमें बेसिकली उसकी भी फिलोसफी यही थी, क्योंकि मुझे खुद भी खुश रहना अच्छा लगता है कि भैया खुश रहो, है ना, इसमें इतना जीवन को भारी मत बनाओ। तो गुड़िया हमारी सभी पे भारी एक ऐसा ही नाटक है जिसमें वो गुड़िया जो है वो, उसको किसी चीज में बुराई नहीं नजर आती थी पहले तो, और अब उसका एक, हमने चूंकि सीजन 2 आया है तो उसका एक एक आयाम और खोला है कि अब वो देखती है कि नहीं, इस चीज में ये ठीक, थोड़ा सा जज करने लगी है लोगों को। चूंकि सीरियल है तो आपको कहानी तो आगे बढ़ानी होती है, वरना वो यही था कि जीवन को बहुत अच्छे से, सुंदरता से बस देखते रहो, और एक अलग नजर से देखोगे तो उसको, हर दुख के पीछे भी आपको हंसी आएगी, मजा आएगा। तो कोशिश यही रहती है अभी भी कि अलग नजर से दिखा पाए सबको। क्या बात, बहुत खूबसूरत। कि जीवन को बिल्कुल भी बोझ मत बनाइए, खासकर आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें जी पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, बहुत जी जरूरत जी है। जी 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 तो जी 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 जी। मैं ये कहना चाहूंगी, आपकी स्माइल बहुत पॉजिटिव है। अरे बहुत ही पॉजिटिव स्माइल है आपकी, और बहुत ही जी जी स्माइल तो इज ऑलवेज कॉन्टेजियस। जी 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 तो आपने बहुत कुछ लिखा है, हमने आपको टेलीविजन पे देखा है, और रंगमंच से तो आप जुड़ी हैं। राइटिंग के एस्पेक्ट को लेकर मैं और बात आपसे करना चाहूंगी कि आपने जो आपकी राइटिंग से जुड़े एक्सपीरियंस है, वो मैं चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आपको लिखना है और प्रोफेशनली लिखना है, और किस तरह से आप आइडियाज लेती हैं। जैसे आपने कहा कि आप जीवन को देख के आइडियाज लेती हैं, तो मैं इस बारे में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगी, कुछ एक्सपीरियंस जो आप हमसे साझा करना चाहें। मुझे याद है कि मैंने जी। कहीं पढ़ा था केबीसी भी आपने कुछ उसके कुछ एपिसोड लिखे थे। किसकी? केबीसी? केबीसी के भी हाँ जी हाँ कौन? जी हाँ जी हाँ जी, तो केबीसी मैं के चाहूंगी आप। एपिसोड। जी, देखिए जी जी। केबीसी का पहले बता देती हूँ, क्योंकि उससे पहले जो आपने पूछा था वो थोड़ा सा बताने में समय लगेगा। तो केबीसी ठीक है। का ऐसा था कि उसमें जो बच्चन जी शुरू में बोलते थे, मतलब शुरू में कुछ ज्ञान की बातें करते थे, वो काफी सारे मेरे लिखे हुए थे।
तो उसमें जैसे कि वो जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन चलने का नाम है और सांस से जुड़ा है, और वो सब मैं लिखती थी। वो एक मिनट, आपको 1 मिनट, मैं थोड़ा, अरे प्लीज थोड़ा सा चुप हो जाए। काजल 1 मिनट, आपका शो ठीक से चले इसलिए मुझे प्लीज यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। चुप। वीरू जी, हेलो वीरू जी, प्लीज थोड़ा लाइव है, थोड़ा सा सब लोग प्लीज शांत रहें प्लीज। हाँ, सॉरी जी, हाँ कोई जी। बात नहीं। तो वो मैं लिखती थी, तो उसमें अपने आप एक बड़ा ही अच्छा एक आप अमिताभ बच्चन जी से मिल रहे हैं, और बड़ा ही मतलब डरते डरते मैं गई थी, और मुझे लगा था कि कौन मतलब किसको अच्छा लगेगा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जब वो मतलब पहले से एक आरडी तेलंग है जो कि बहुत खूबसूरत लिखते हैं, वो उसको लिख रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा तो एक होता है ना कि कुछ और राइटर्स भी आ जाएं तो उनको भी मदद हो जाएगी और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो मैंने कुछ कुछ लिख के भेजा था, और मुझे लग रहा था कि अरे लिख दिया, लेकिन ये तो इतना सरल सा, ये इसमें क्या मजा आएगा। लेकिन मैंने सुना है कि काफी सारे लोगों का मंगाया गया था लिखा हुआ, फिर उसमें से मेरा बच्चन सर को पसंद आया और मुझे बुलाया गया वहां पे, और मैंने फिर काफी सारे उनकी जो बिगनिंग थी तो बहुत सारी लिखी थी। तो एक मुझे ये बात याद आ रही है कि एक जो महिला दिवस के लिए कुछ लिखना था, तो मैंने उसमें लिखा था कि भाई जो हम सालों से नारी शक्ति की बात करते हैं, तो वो नारी शक्ति क्या है। तो मैंने उसमें लिखा था कि असल में स्त्री जो झेलती है, जो जो पीड़ा को पीती है, या जो उससे सहने की शक्ति है, वही नारी शक्ति है। तो उन्होंने मुझसे बहुत बहस की कि ये थोड़ी ना शक्ति, ये तो कमजोरी है। मैंने कहा नहीं, ये जो आप बहुत सारी चीजों को झेलते हो, है ना, आपको बहुत सारी चीजें, आप भी महिला हैं और हम सब जितनी भी महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि जो हम कई बार जीवन में कई जगहों पर बहुत सारी चीजों से जूझते हैं, वो हम इसलिए नहीं जूझते हैं कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए जूझ पाते हैं कि हम में वो शक्ति है कि हम उसको उस पेन को, उस तकलीफ को ले पाए, और हम में ही वही शक्ति है और वही नारी शक्ति है। तो ये मैंने क्या कहा, तो वो बड़े, फिर बाद में जब मैंने समझा दिया तो बोले हाँ, ऐसे तो सोचे ही नहीं। फिर तो इस तरह से काफी सारा उनके साथ लिखा, और काफी वो भी बड़ा मजा रहा। और उनके साथ मजा ये आता था कि उनको भी हिंदी बहुत अच्छे से, बड़े चाव से वो पढ़ते थे, और उनको बड़ा मजा आता था कुछ नया सा लिख के दो, तो बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा आपने मेरा लिखने के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा जो नवीन जी हैं, नवीन सागर में थे, अभी भी मुझे बोलना बड़ा विचित्र लगता है, तो वो कमाल के इंसान है। मतलब वो अपने आप में उनका ऐसा था कि उनके साथ रहना, मतलब आप रोज एक नई पुस्तक पढ़ रहे हो, और पुस्तक भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही शानदार, जिसमें तरह तरह के रोमांच, मतलब आपको एक ही दिन में लगे आप पहाड़ भी चढ़ रहे हो, आप नदी में भी गोता लगा दिया, और आप सुंदर बगीचों में भी जा रहे हो, आप आसमान भी में भी उड़ रहे हो। तो उन्होंने जीवन की शुरुआत ही इतने मजे के साथ करवाई कि मतलब अभी लिखा जा रहा है कि ये जो बहुत तरह तरह के जो हैरी पॉटर या ये वो, तो मतलब हमारे लिए बचपन में रोज की कहानी होती थी। रोज वो एक नया किस्सा लेकर आते थे और कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। तो उस दुनिया में जाते 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 कब उसको मैं भी कागज पे लिखने लगी। शुरुआत बहुत दीवारों पे कविताएं लिखने से की थी, जिसको पापा ने बहुत सही तरीके से मतलब पूरे घर की दीवारें मैंने कि मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची हूँ। तो पहली कविता शायद कुछ ऐसी ही रही थी, लेकिन उन्होंने उसको इतना, कभी उन्होंने सुधारा नहीं, कभी संवारने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ देख के बस वाह क्या बात है गुड़िया, वाह क्या बात है गुड़िया। और वो कहाँ से वो दिखा रहे थे, कहाँ से सिखा रहे थे, हमें नहीं पता चलने दिया। लेकिन बस उनके साथ ही रहते हुए उनका ये कहना था कि रोज लिखो गुड़िया, रोज लिखो, कभी भी गुड़िया, वो मेरा घर का नाम है। तो उनका इतना इतना उन्होंने उसको आदत में डाल दिया था लिखना। मतलब जैसे अगर उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि तुम अच्छा लिखो, बुरा लिखो वो बात नहीं है, सिर्फ लिखो बेटा, लिखो लिखो, चूंकि तुम लिखोगी तो तुम खुश रहोगी। शायद उनको मेरा स्वभाव समझ में आ गया था कि ये किस तरह की है, ये कैसे इसको जीवन में ये कैसे खुश रहेगी आगे जाके।
ये उनको बहुत पहले समझ में आ गया था। उनकी कोशिश यही रहती थी कि बस लिखो, और वहीं से बस लिखना शुरू हो गया था। क्या बात, क्या बात। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनमें से बहुत सारे बहुत अच्छे राइटर हैं। प्रीति हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं। वो लिखती हैं कि आपने शक्ति का सही मायना बताया। आपने वाकई शक्ति का जो आपने मायना बात बताई कि पेन को टॉलरेट करती है, देव, ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कही है आपने। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। कमल कुमार वर्मा जी बहुत अच्छे राइटर हैं। वो लिख रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, जीवन के प्रति आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने लिखा, और क्या कभी कुछ ऐसा आपको लगा लिखते वक्त कि बहुत चैलेंजिंग हो और आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा हो उसके लिए? कुछ कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत मन से लिखती हूँ, और मेरे मन में जो होता है मैं वही लिखती हूँ। इवन मैं टीवी भी लिख रही हूँ, जो कि लोग बहुत बात करते हैं कि टीवी में मतलब ये हो जाता है। हाँ, कई बार बहुत मन का नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो नहीं मन का होता है वो भी मैं मन से ही लिखती हूँ। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो मतलब जो मेरे अंदर कुएं में जो है वही निकाला है। कभी जब बाहर निकलूंगी, और वो अभी इतना सारा है कि लगता नहीं है कि बाहर कहीं अभी फौरन तो जाने की जरूरत है। इतना कुछ है कि मुझे लगता है कि अगर सारे किस्से लिखने लगी, सारी यादें लिखने लगी, जितने चरित्र मन में है। मैं बचपन में मैंने बहुत सारा समय बुंदेलखंड में बिताया है, और बहुत आसपास के जो मैंने देखे हैं लोग, तो मुझे हमेशा लगता है कि इनको मैं अगर लिखना शुरू करूंगी तो मैं तो नहीं लिख पाऊंगी। जितनी बड़ी मैं हो गई हूँ, जितना समय मैंने पीछे बर्बाद कर दिया है, तो समय बहुत कम है। तो अभी मुझे कुछ अभी तो जरूर रिसर्च मेरी, असल में वही मैंने कहा कि जिंदगी में जब मैं पैदा हुई थी तभी से रिसर्च शुरू हो गई थी, और अब उस पे बस अब तो मैं लिख रही हूँ। वो रिसर्च जो चल रही थी उसको मैं अभी कागज पे उतार रही हूँ। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आप रंगमंच से भी जुड़ी हैं, आपने सीरियल्स भी किए हैं, दोनों में आपने लिखा है, और एज एन अदाकारा और एज अ राइटर, रंगमंच या फिर कहाँ आपको बहुत क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन हुई और मेंटल पीस मिला, एज एन अदाकारा, एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन राइटर, रंगमंच या टेलीविजन? देखिए, दोनों। मैं तो ज्यादातर जब भी मैंने लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, वो कहते हैं कि रंगमंच में जो मजा है वो मतलब इसमें नहीं है, ज्यादातर लोगों का। मुझे भी बहुत मजा आया रंगमंच, बहुत अभी भी करती हूँ नाटक, तो बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे टीवी में भी उतना ही मजा आता है। कई बार जब आप अच्छा सीन कर लेते हो तो आपको उतना ही सुख मिलता है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है मैं कोशिश वही करती हूँ कि मैं वो फर्क खत्म कर दूं। मतलब जो मैं स्टेज पर हूँ या मैं कैमरा के सामने हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि मैं कितनी सहज और कितनी सरल हो जाऊं, और मैं बिल्कुल ऐसे बात करूं जैसे मैं मतलब जैसे समता अभी बात कर रही है। और जिस भी दिन, चाहे वो मंच पर हो चाहे वो कैमरा के सामने हो, मैं ये कर पाने में थोड़ी भी सफल होती हूँ, उस दिन मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ, मैंने बहुत बहुत ही सहजता से करने की कोशिश की। और बस, तो मुझे दोनों जगह बहुत मजा आता है। समता जी, मैं आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी, जितना मैंने आपको समझा है, जितना मैंने आपसे बात की है, आप एक बहुत ही सहज और बहुत ही अच्छी इंसान है, और वही चीज आपकी क्रिएटिविटी में नजर आती है। काजल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ या नहीं वो तो मुझे भी अभी नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं वैसा होने की कोशिश बहुत कर रही हूँ। मतलब ये सच बहुत में, जरूरी मतलब ये है ना, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं बहुत जैसे जैसे बड़ी हूँ, जैसे जैसे और मेरी उम्र बढ़े, मैं जितनी चीजों मतलब मैं बिल्कुल जैसी हूँ वैसी सबके सामने रहूं, है ना, कोई फर्क ना रहे। मैं कुछ भी बनने की कोशिश ना करूं, अंदर से ऐसा हो पाए। तो वो मेरी ईमानदारी को लेके जो खोज है वो चलती रहती है। कभी कभी होता है कि मुझे कुछ बात करके लगता है यार मैं इतनी नकली बात क्यों कर रही हूँ, है ना, ये क्या मैं सही में सोच रही हूँ? नहीं यार, मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा माना जाए। तो फिर मैं उसको मिटाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये नहीं, थोड़ा ईमानदारी रखो, थोड़ा। तो वो कोशिश मेरी रहती है, कोशिश बहुत करती हूँ मैं। ये बहुत जरूरी भी है। एक अच्छा इंसान जैसे वही होता है, एक सच्चा इंसान ही एक अच्छा कलाकार होता है। ये बात नहीं, आपने लेकिन तो कई बार काजल मुझे शक होता है कि मुझे कोशिश क्यों करनी पड़ती है।
मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपसे जितनी बात की और पहली बार जब मैंने आपसे बात की तो मुझे नहीं लगा, मुझे इतना पॉजिटिव लगा आपसे बात करके और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। हमारे रूबरू के कुछ रंगकर्मी हैं, यंग थिएटर प्रैक्टिशनर, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हाँ रितु जी हैं रूबरू की रंगकर्मी। रितु जी। हाय रितु। नमस्कार समता जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ और आज आपसे रूबरू हो रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि आप बहुत अच्छी एक्टर हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, तो आपके बहुत सारे फैन भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, तो उनको किस तरह से लेती हैं आप? मैं बहुत अच्छे से लेती हूँ। मुझे इतना मजा आता है जब कोई बताता है ना मुझे कि ये आपने ठीक नहीं किया, या जैसे कई बार तो क्या होता है, हम लोग जब कैमरा के सामने होते हैं और कई बार आपका को एक्टर ही भी बता देता है कि यार थोड़ा हल्का हो रहा है, या आपको लोगों के रिएक्शन से भी पता चल जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है अगली बार मैं इसको ठीक कर लूंगी, अगली बार मैं सुधार लूंगी इसको। और अगर यही लोग हैं जो पसंद करते हैं इनमें से ही बहुत सारे, और अगर कुछ गड़बड़ की है मैंने, जो कि कर ही सकते हैं, तो इसको ठीक है अगली बार सुधारा जा सकता है। और मैं पूछती हूँ कि अगर आपके पास कोई सलाह है कि मैंने क्या गड़बड़ की, उसको मैं कैसे सही कर सकती हूँ, तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसको ठीक करती हूँ। आपका जिंदगी का सफर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्प्रेसिव है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बहुत शुक्रिया समता जी। राजीव जी हमारे साथ हैं। हेलो राजीव जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। मेरा एक सवाल था मैम कि जैसे आपने बताया आपके फादर ने आपको काफी मोटिवेट किया, उसके बाद आपकी शादी भी सक्सेना सर से हुई, और मैं बताना चाहूंगा कि मैं सक्सेना सर की एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो आपको मतलब घर से, फादर से और फिर हस्बैंड से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आप इसको किस तरह से लेती हैं? आपको मतलब ब्लेसिंग के तौर पे, या फिर आप ऑलरेडी ही इतनी वो थी कि आपको कुछ मतलब ज्यादा जानने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हर दिन जानने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा ना, जब से पैदा हुए तब से जान ही रहे हैं, और मैं बहुत ही सीखने वाली हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है जानने सीखने में। और हाँ, पापा से आपने जैसा कि बोला कि पापा से लिखना, और वीरू जी जो मेरे पति हैं, उनसे एक्टिंग की बहुत सारी सीखें मुझे मिलती रहती हैं। और शुरू में तो जब मैं आई थी, तो क्योंकि थिएटर करके आई थी, तो मैं बहुत लाउड हो जाती थी और मैं डरती भी बहुत थी। मेरी तो बहुत मतलब धक 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 कैमरा शुरू होता था और मुझे इतनी घबराहट शुरू हो जाती थी। जिस दिन शूट होता था, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे उससे पहले नींद ही नहीं आती थी। मुझे लगता था, एक तो भोपाल से आई थी, बॉम्बे बड़ा शहर, और मुझे लगता था कि मैं तो मतलब कुछ भी नहीं आता है मुझे पूरा, मतलब तो रात भर नींद नहीं आती थी। और मैं इतना गंदा काम करती थी, मैंने इतने गंदे गंदे, मैं पुराना कुछ भी अपना काम देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी आंखें फाड़ रही हूँ, और मैं बिल्कुल सहज नहीं हूँ, मेरा हाथों पर पूरा ध्यान है। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते भी, और मैंने वीरू जी से भी पूछा कि वीरू जी आप इतनी सहजता से कैसे कैमरा फेस करते हो, तो वीरू जी ने वही कहा कि बिल्कुल मन से करो, ईमानदारी से करो, और अपने कोशिश करो कि जितना आप सहज हो पाओ। और अगर कभी मान लो अटक भी गए, कोई रोल लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो उस समय कुछ करने की कोशिश मत करो, न्यूट्रल हो जाओ। तो जो न्यूट्रल होके करोगी वो बहुत अच्छा होगा। और मैं आज तक वही करती हूँ। कभी कभी कुछ मुश्किल सीन्स होते हैं जब लगता है, या कभी कभी मूड नहीं होता, मन नहीं होता, आपके दूसरे कुछ तनाव होते हैं, आपका मन कहीं और जा रहा होता है, उस समय मैं न्यूट्रल होके वो सीन कर देती हूँ। और वीरू जी की जो सीख है, ये इतने मेरे काम आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये जीवन में भी है कि जब आपसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा हो ना, तो आप न्यूट्रल हो जाओ, आप चीजें निकल जाएंगी अच्छे से, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, आपकी आवाज, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, माइक म्यूट किया था। यस यस यस। ओके ओके जी। और एक आजकल जो इतनी डिप्रेशन में आ जाते हैं एक्टर्स हमारे इतनी जल्दी कि उनसे हो नहीं रहा, या फिर आजकल जैसे कि सुसाइड भी करने लगे हैं, तो इस बारे में आपका कुछ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिविटी लेती हैं अपनी जिंदगी में, तो वो आप किस तरह से आप सीख देना चाहेंगे उसको?
मैं तो सीख बस यही देना चाहूंगी कि खुद से ही लड़ना होता है, खुद से ही, मतलब क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी कम डिप्रेशन में नहीं रही। मैंने दवाइयों, मैं बिल्कुल बताने में मुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि मैं डॉक्टर्स के पास भी गई हूँ, मैंने इलाज भी कराए हैं डिप्रेशन के। क्योंकि जब आप जीवन जी रहे होते हैं और आप चाहे बहुत पॉजिटिव रहें, बहुत खुश रहें, लेकिन कई बार आपको जीवन में इतनी उदासी है, अपने आप में जीवन जो है वो आसान नहीं है। मतलब इसमें आना, और एक जब आप इसको फेस करते हो, आप जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती हैं और आपको समझ में आता है, जबकि ये तो मतलब जो मैं मजे अभी तक सोच रही थी, जीवन उससे कहीं बहुत मुश्किल है, और ना, तो आपको वो जो एक कुछ समय होता है जिसमें आपकी अपने आप से लड़ाई चल रही होती है, उसमें ये मदद आपको लेनी पड़ती, डॉक्टर्स की भी लेनी पड़ती। लेकिन ये मैंने अपने अनुभव से सीखा कि बजाय इसके आप और अपने से मिलें, अपने से जितना आप मिलेंगे, आप बाहर जीवन उतना आप सरलता से बिता पाएंगे। तो मैंने तो अपने से सबसे ज्यादा दोस्ती कर ली। तो जैसे ही आप अपने से, खुद से दोस्ती करते हैं, तो आपको बाहर से उम्मीदें कम हो जाती हैं, और वो जो समय होता है, तो आपका जो डिप्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये मैंने खुद करके देखा। मुझे नहीं पता ये सबको ये मददगार साबित होगा सबके लिए या नहीं, लेकिन मेरे लिए हुआ। मैंने अपने से सबसे ज्यादा दोस्ती कर ली है, और इसका ये मतलब नहीं मेरे दोस्त नहीं, दुनिया भर के लोग मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की भी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो खुद से दोस्ती करिए, खुद से मिलिए, खुद के साथ समय बिताइए। जब आप खुद को खुश रख पाएंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, और सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत बात। कौन हमारे साथ अगले कौन है जो सवाल पूछना चाहते हैं? आभा। हेलो मैम। मैम, बहुत सारे लोग ओवर एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब नॉर्मल न्यूट्रल नहीं रख पाते, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि वो कैसे अपनी जो एक्टिंग है उसे कंट्रोल में रखे और ओवर एक्टिंग ना करे? मैम, ये समझा जी, ये यंग जो थिएटर प्रैक्टिशनर है या जो यंग लोग हैं उनके बारे में ज्यादा ये सवाल पूछ रही हैं। आई थिंक उन्हीं के लिए ना ये सवाल, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। जी जी। देखो आभा, ऐसा है कि जो लोग ओवर एक्टिंग करते हैं ना बेटा, उनको कई बार पता ही नहीं होता कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो उनको, मेरे ख्याल से जितने भी नए एक्ट्रेस हैं, मैं भी खुद करती हूँ ऐसा, अभी भी करती हूँ, कि जब मैं अपना कुछ भी सीन होते हैं वो मैं टीवी पे जब भी देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है यार मैं इतना लाउड क्यों कर रही थी इसको, ठीक ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो आप जितना खुद को देखेंगे, क्योंकि करते वक्त नहीं समझ में आता, तब तो बहुत मजा आ रहा होता है और वो हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद जब आप देखते हो और आपको समझ में आता है कि यार ये गड़बड़ किया मैंने, तो जब अगली बार आप वैसा कुछ करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि, और वही है मैं कह रही हूँ ना, कि ज्यादा से आप कोशिश यही करें कि सहजता से, सरलता से हो जाए। मतलब जितनी सहज आप रहेंगे, जितना आम बोलचाल की भाषा में हम जैसे बात करते हैं, वैसे ही आप स्टेज पर या कैमरा के सामने बात करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं हमारे आसपास, हम उनको जब देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो तो, उनका पता ही नहीं चल रहा कि एक्टिंग कर रहे हैं। हम किनको अच्छा एक्टर बोलते हैं? हम उन्हीं को अच्छा एक्टर बोलते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि यार इनका समझ में नहीं आ रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब एक्टिंग नहीं करना है, सहज रहना है, और ईमानदारी से लाइन बोल, मतलब ईमानदारी से उस चरित्र को जीना है, बस। थैंक यू मैम। शुक्रिया बेटा। अब हमारे साथ पंकज हैं, रूबरू के रंगकर्मी हैं, श्रद्धा। श्रद्धा जी, श्रद्धा अपना माइक ऑन कीजिए आप। हेलो मैम। हेलो 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 मैम। मैम आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है बेटा, श्रद्धा आवाज आ रही है। ओके। हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू के मंच पर। मैम अभी आप, पहले तो मैं आपके स्माइल की बहुत बड़ी फैन हूँ, कि इतनी प्यारी स्माइल है कि वो याद रह जाती है। आपका एक सीरियल मैंने देखा था, मुझे वहीं से आप याद है, क्योंकि आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम पे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा। एक क्वेश्चन है कि अगर आप जो लिखती हैं और आप जैसे अभिनय भी करती हैं और लिखती भी हैं, तो आप एंजॉय क्या करती हैं ज्यादा, लिखना या अभिनय करना? लिखना बेटा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, मुझे लिखना। अभिनय जब मैं करती हूँ तो मैं
कुछ एक चरित्र कर पा रही होती हूँ। जब लिख रही होती हूँ तो मैं संसार लिख रही होती हूँ, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है लिखना। ओके मैम, थैंक यू सो बेटा। पंकज है हमारे साथ। जी पंकज। हेलो नमस्कार मैम। पंकज, नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं, मैं सभी जो फील्ड है महिलाओं में, महिला ने जिसमें अच्छी मुकाम हासिल किए हैं, मैं उन्हीं को इंक्लूड करके एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि काफी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता है कि हम उनकी क्वालिटी क्या है, वो क्या कर सकती हैं, लेकिन समाज का कुछ चलन ही ऐसा है कि या तो वो इस बात से डर जाते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो वो अपने आप को कैसे आगे ला सकें और अपने आप को सही रास्ते पर किस तरीके से वो अपने काम को सही अंजाम दे सकें, उसके बारे में मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ, ताकि महिलाएं डरे ना कि हम कर सकते हैं। जी बेटा, खुद ही उनको खुद ही बढ़ना होगा। देखो, जो कोई मैं मेरे आसपास का माहौल है, या मैं जिस परिवार से आई हूँ, या आसपास का जो माहौल था, हमने ये नहीं फेस किया। हमारे यहाँ तो हमारे जो माता पिता, वो मतलब हमने जो कहा वो वही उन्होंने रास्ता दिखा दिया, या हम जैसे थे हमारे पापा ने हमको वही दिशा दिखाई। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारा एक तबका, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत छोटे शहर हैं जहाँ पे लड़कियों को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या उनको बता दिया जाता है कि देखो शादी करना है तुमको, और शादी करने के लिए जो जो जरूरी है वो सीख लो, घर जाके तो तुमको यही करना है। ये इस तरह की बातें बताई जाती है। उसमें थोड़ा सा हिम्मत करके नई बच्चियों को, छोटी बच्चियों को जो इसको फेस करती हैं, उनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, उनको खुद लड़ना पड़ेगा इसके लिए, और अपने अंदर वो ताकत, मतलब अपने सच को, अपने अंदर की जो भी प्रतिभा है या जो गुण है, उसको पहचान के पीछे पड़ जाना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी कि नहीं, हमें ये करना है। और हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, लड़ना ज्यादा पड़े, लड़ाई ज्यादा करनी पड़े, लेकिन फिर आगे जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जब आप अपने शौक के साथ, अपने हुनर के साथ जीवन को बिताते हैं, तो जो बाकी समस्याएं हैं वो थोड़ा, जैसे आप देखो ना, कोई अगर पेंटर है, उसको अगर मौका मिल गया और वो पेंट करती रहे, तो अगर जीवन में कभी नहीं किसी चीज में मन लग रहा है, जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, गलत शादियां हो जाती हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो गया, तो आपका हुनर ही है जो आपको खुश रखता है। तो इसलिए उस हुनर को पकड़ के रखने के लिए जितना भी लड़ना पड़े उतना लड़िए, लेकिन उसको साथ में चिपका के जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया समता जी। हमारे साथ निर्मला धर जी जुड़ी हुई हैं, उनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, शी इज वन ऑफ द लेजेंड इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग फ्रॉम JNK, जम्मू कश्मीर में। इनका शी इज वन ऑफ द लेजेंड। कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में लोगों की इंस्पिरेशन रही हैं। वो लिख रही हैं कि आपके सीरियल्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी परफॉर्मेंस सुपर्ब है। निर्मला धर जी आपका बहुत 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 शुक्रिया निर्मला जी, बहुत। आप मतलब मैंने आपके बारे में सुना और आपने बोला, तो मतलब मैं तो दिल मन गया, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा किरदार जो आप शिद्दत से करना चाहती हो, आपके जहन में हो कि मुझे ये इस तरह का कुछ किरदार मिले तो मैं इसको शिद्दत से करूंगी, कुछ है ऐसा? हाँ, मेरे पापा का। मेरे पापा, मेरे पिताजी का, अगर वो मुझे कभी मिले तो मतलब मैं तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं जीवन में उनका किरदार निभा पाऊं, मैं जीवन में उनके जैसी बन पाऊं। लेकिन अगर हाँ, इस तरह का जैसे मेरे पिताजी हैं थे, तो वैसे अगर मैं कोई किरदार निभा पाऊं, क्योंकि और मुझे पता है कि वो लिखना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो कोई होता नहीं है उस तरह का, तो वो कभी लिख पाई तो मैं ही लिखूंगी। और मैं इतनी चालाक हूँ कि ऐसे लिखूंगी कि वो उसका पापा का महिला वाला रूप लिखूंगी ताकि मैं कर पाऊँ उसको। तो वो वही एक किरदार है जो मुझे करना है, और तो कुछ भी। आपको एक्टिंग, राइटिंग के अलावा सबसे अच्छा क्या लगता है? आपकी हॉबीज की अगर मैं बात करूं, क्या हॉबीज हैं आपकी? लोगों से मिलना, लोगों को देखना, उनको ऑब्जर्व करना, वो क्या सोच रहे होंगे, लोगों के घरों में देखना कि मतलब जैसे मैं ट्रेन से मैं जाती थी, तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं रात में भी सोती नहीं थी। हम मतलब पहले तो, अब ये AC और ये सारे सब हो गए, पहले तो हम बढ़िया स्लीपर में चलते थे, और मैं खिड़की पर बैठने के लिए जान भी दे सकती थी और झांक के, मतलब उसमें से मैं रात में भी किसी भी घर में अगर बत्ती जल रही है तो उस बत्ती के जलने में, उस प्रकाश में
मुझे जो थोड़ा भी दिखता था वो मेरे साथ इतना लंबा रह जाता था और रह गया है। तो मुझे ये सब देखना, चीजों को देखना, जीवन को जीना, आपको यकीन नहीं होगा कई बार जब मुझे मजा आ रहा होता है जीवन में तो मुझे सोना बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सो के इतना समय खराब करूंगी तो फिर मैं देखूंगी कब। तो मुझे देखना असल में बहुत अच्छा लगता है, चीजों को देखना, समझना। मेरे दो सवाल है चलते चलते। एक तो ये है कि थिएटर इज अ मेडिटेशन एंड राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जी 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 आप क्या जी, कहते हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। मैं ये कहूंगी मेरे लिए मतलब अभी भी जब मैं लिखती हूँ बहुत सारी शिकायतें मेरी रहती हैं, क्योंकि अभी तो बहुत व्यावसायिक लिख रही हूँ मैं, है ना, लेकिन उसमें भी लिखते हुए कई बार मुझे लगता है कि जैसे आज ही मैं एक सीन लिख रही थी, मैं छोटा सा एक कुछ वाकया बताती हूँ आपको। एक सीन लिख रही थी जिसमें जो गुड़िया है वो गुड्डू से बोलती है कि तुम मतलब डरो मत, क्योंकि डर जो है वो हिम्मत से छोटा होता है। तो वो कहता है क्या बोल रही है, मतलब इसके वो बात ही कुछ और कर रहा है। तो चूंकि गुड़िया बहुत भोली है तो बोलती है देखो डर में तो सिर्फ ड होता है और रा होता है, डर हो गया खत्म। हिम्मत में ह में छोटी की मात्रा, फिर माँ फिर ता। वो सीन पूरा इस तरह से लिखा गया है और उसमें उसका फिर वो कैसे गुड्डू भी इन्वॉल्व हो जाता है और कैसे वो सीन बनता है, वो लिख के मुझे खुद ही इतना मजा आ गया। और मैंने मतलब सोचा कि हाँ मैं तो मतलब कहीं और ही हूँ और यही तो है, मतलब यही तो जीवन है, इसमें इसके ही असली मजे हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो इस तरह के अनुभव मुझे लिखते हुए होते रहते हैं और मजा आता रहता है जिंदगी में। कोई ऐसी किताब जिसने आप पे बहुत इम्पैक्ट डाला हो? हाँ देखिए, मैं बहुत सारी किताबें, किसी एक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे तो मतलब और सबसे पहले तो मैं ये आपके सामने कन्फेस करना चाहूंगी कि पता नहीं क्यों बहुत सालों से मैं पढ़ नहीं रही हूँ, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा दुख है ना। क्योंकि पहले मेरे हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं छोटी थी और गर्मियों की छुट्टियों में जाती थी अपने बुआ के यहाँ या बड़े पापा के यहाँ, बच्चे जब खेलते थे मैं घर में कोनों में से कोई किताब निकाल लेती थी, जो भी किताब हो, और पढ़ना शुरू कर देती थी। लेकिन अब कई सालों से छूट गया है, जो कि बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि वो संसार में जाने का अपना मजा होता था। तो मैंने काफी पहले मतलब मैं बड़ी हो ही रही थी तो मैंने जितना भी रूसी साहित्य है, रशियन लिटरेचर है, एक समय में वो बड़ा रहता था घरों में, वो किताबें रहती थी। चेखव हो गए और टॉल्स्टॉय हो गए, दोस्तोयेव्स्की, इन सबको मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था। उसके अलावा मुझे शरद चंद्र और जो मेरे प्रिय लेखक हैं वो निर्मल जी हैं, निर्मल वर्मा जी, तो उनका लिखा हुआ सब, तो और बहुत सारा, मतलब कारेल चापेक, मैं किस का नाम लूं, मेरे बहुत सारे जानकार अपने लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगी। जब जिस पुस्तक को पढ़ने में मजा आ गया, किताब को पढ़ने में मजा आ गया, वही उस समय फेवरेट हो जाता था और है अभी भी। तो किताबें और लेखक तो मतलब बहुत सारे प्रिय हैं, किसी एक का नाम तो अभी नहीं इस तरह से याद आ रहा है। जो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, जो एक्टिंग के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और स्पेशली ये बात जो खासकर वो लोग जो यंग थिएटर प्रैक्टिशनर है, वो एक या दो प्ले करने के बाद उनकी डेस्टिनेशन होती है मुंबई, उनके लिए स्पेशली आप क्या कहेंगे कि एक प्ले करके कहीं सही है कि आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो मुंबई रहे? और उनके लिए सबके लिए क्या मैसेज चाहेंगे? देखिए, एक बात है कि एक तो ये होता है कि कई लोगों को एक भी प्ले की जरूरत नहीं पड़ती और वो बम्बई क्या कहीं भी पहुंच के कमाल कर देते हैं, और कुछ लोग 100 प्ले करके भी बम्बई क्या कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो ना वो ईमानदारी आप अपने अंदर रखते हुए ये पहचाने कि मतलब हम कहीं गलत दिशा, क्योंकि क्या हो गया अभी ग्लैमर इतना है, बॉम्बे का क्रेज इतना है, इतने सारे रियलिटी शोज आ गए हैं, इतना कुछ हो गया है कि लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है और हम कर देंगे और हो जाएगा हमारा। तो कई बार वो बात ही बिल्कुल नहीं होती। अब जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं चित्र बनाने लग जाऊं और मतलब मेरी एग्जीबिशन लग जाए और ऐसा हो जाए, लेकिन मुझ में जब तक कि बहुत ज्यादा नहीं होगा मतलब अंदर से, तो एक तो तरीका होता है कि फिर आप बहुत लंबी ट्रेनिंग लें, उसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा, है ना। या तो ये है कि मैं किसी गुरु के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे चित्र बनाना सिखाइए, उसके लिए पूरा समय देना पड़ेगा।
तो आप खुद को पहचाने कि आपको, आपके अंदर वो है या नहीं है। अगर है तो चले जाइए, नहीं है तो आप सीख के जाइए। बिना सीखे जाने से कुछ भी नहीं होगा, और आप मतलब फिर थोड़े सालों तक धक्के खा के इधर से उधर, उधर से उधर वापस आप पछताएंगे। समता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रूबरू के इस मंच पर आई और इतना अच्छी आपने इंस्पिरेशनल बात है कि इट वाज प्लेजर, इट वाज टू गुड। थैंक यू समता जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके, और अपनी तो बात होती रहेगी काजल जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू समता जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो हमसे जुड़े हुए हैं। उनको बता दें कि आज शख्सियत का एक और अंक रहेगा शाम को 5 बजे, एक म्यूजिकल इवनिंग रहेगी जिसमें हमारे साथ जाने माने सिंगर रहेंगे जो उनकी बहुत ही मखमली आवाज जिसे कहते हैं, पूनम चौहान जी। तो 5 बजे हमारे साथ रहेंगी पूनम चौहान जी। तो आप सभी हमसे जुड़िएगा शाम को 5 बजे शख्सियत के इस अंक में। और कल हमारे साथ जो हम मंटो नामा, जो हमारी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हमारा चल रहा है मंटो साहब पे, कल उसकी कास्ट के साथ हमारी बात होगी शाम को 7 बजे रूबरू के इंस्टा पे। और रूबरू के जो मंटो नामा के जो शॉर्ट फिल्म है वो आप जरूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और शाम को 5 बजे आज आप हमसे हमारे साथ जुड़िए म्यूजिकल इवनिंग में। मखमली आवाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज, जानी मानी गायिका पूनम चौहान जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।